जी, तमाम दोस्तों को द हॉट इशू के 30th एपिसोड में वेलकम करता हूं। आज आपसे दो चार मौजूआत पर गुफ्तगू करने का इरादा है। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान इस वक्त खुशी के शादियाने बजा रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने उनको $500 मिलियन का कर्जा दिया है। अब ये कर्जा जो है किस लिए है? ये कर्जा वर्ल्ड बैंक ने दिया है उनको, जो बजट पेश हुआ था इस महीने, पिछले महीने जून में, उसके अंदर जो खसारा वगैरह है उसको पूरा करने के लिए, उसके गैप्स को भरने के लिए 500 अरब का इन्होंने लोन दिया है। सवाल ये है कि जो इमरान खान की हुकूमत है उसने तो ये ऐलान किया था कि हम तकरीबन 4,500 से भी ज़्यादा अरब रुपए का जो रेवेन्यू है वो इकट्ठा करेंगे और उससे हम अपना बजट जो है उसको बैलेंस करेंगे। तो फिर ये 500 अरब का जो 500 मिलियन का जो इन्होंने कर्जा लिया है, इसका क्या मकसद है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में इतना दमखम नहीं है कि वो इंटरनली डोमेस्टिकली जो है वो इतना रेवेन्यू जमा कर सकें। इसका एक और मतलब ये भी है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन हम लोग जो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोगों के लिए पाकिस्तान ने ये पैगाम दिया है ये कर्जा लेकर कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम बजाय पाकिस्तान के साथ डूबने के, हम उस लाइफ जैकेट को अवेल करने की कोशिश करें, जो बार बार हमारा जो भारत जो हमारी तरफ बार बार वो लाइफ जैकेट फेंकता है, लेकिन उसको हमारे जो जम्मू कश्मीर के सो कॉल्ड लीडर्स हैं और सो कॉल्ड जो मौलवी इस्लामी ऑर्गेनाइजेशंस के जो पार्टियों के लीडरान हैं, वो हमें उस तरफ नहीं देखने देते और कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ देते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे हमारी तवज्जो जो है वो उस तरफ ना जा सके। इसी तरह का एक वाक़या 2 रोज़ कबल उस वक्त सामने आया जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो लीडर थे सैयद अली शाह गिलानी, उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान किया। तो इस पे बड़ी लय हुई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार की है, तहरीक आज़ादी से मैंने अलहदगी इख्तियार नहीं की। देखें, मैंने एक दफ़ा आपको कहा था कि हमें अखबार कैसे पढ़ना चाहिए। मैंने मिसाल भी दी थी कि अखबार की जो ख़बर थी, 2 अखबारों की खबर ली। एक वो जो भारत में कश्मीर से शाया होता है और एक अखबार वो जो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर से शाया होता है, और दोनों की ख़बरों को मैंने कंपेयर किया। एक ही वाक़ये की ख़बरों की 2 इंटरप्रिटेशंस थी। जो कश्मीर से अखबार निकलती है उसने ख़बर दी थी कि 3 दहशतगर्द हैं हिज़्बुल मुजाहिदीन के, उनको हलाक कर दिया गया है और डोडा जो है वो तकरीबन अब टेररिस्ट या मिलिटेंसी फ्री जोन है। उसी खबर को पाकिस्तान में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अखबारात ने जब शाया किया तो उन्होंने लिखा कि भारत ने जो है वो उधर कश्मीर में 3 आज़ादी पसंदों को कत्ल कर दिया और शहीद कर दिया और कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है और इस तरह से। तो इसी तरह आज़ादी, तहरीक आज़ादी, जब ये लोग बात करते हैं तो हमें इसको बहुत पीछे जाना चाहिए कि ये तहरीक आज़ादी का शोशा, ये राय शुमारी का शोशा, ये छोड़ा किसने? ये छोड़ा था माउंट बैटन ने। और माउंट बैटन ने इसलिए छोड़ा था कि माउंट बैटन ये नहीं चाहता था कि मगरबी जम्मू का हिस्सा और गिलगित बल्तिस्तान किसी भी कीमत पर भारत के साथ शामिल हो, इसलिए कि वो भारत को सेंट्रल एशिया का रास्ते की इजारादारी नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे यहाँ एक ऐसी बफर स्टेट हो, जैसी पहले रंजीत सिंह का पंजाब था, या उसके बाद जैसे महाराजा गुलाब सिंह की कश्मीर जम्मू की रियासत थी, इसी तरह एक ऐसी रियासत हो यहाँ पे जिसके ज़रिए वो कंट्रोल कर सके सेंट्रल एशिया की ट्रेड रूट्स को। और यही उन्होंने किया। उन्होंने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में अपने मेजर विलियम ब्राउन के ज़रिए और
कैप्टन मैथिसन के ज़रिए, और भी किरदार थे इसमें, उनके ज़रिए उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में कू डेटा किया, बगावत की। और वो बगावत अवामी बगावत नहीं थी, फ़ौजी बगावत की। वहाँ के गवर्नर को गिरफ़्तार किया, उसको जेल में डाला, और वहाँ जो रेजिडेंसी है, गिलगित एजेंसी की जो रेजिडेंसी थी, उसके ऊपर उन्होंने वहाँ से रियासत जम्मू कश्मीर का झंडा हटाकर पाकिस्तान का झंडा लगाकर ज़बरदस्ती गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के कब्ज़े में मुंतकिल किया। तो ये वो तहरीक आज़ादी का जो शोशा है, ये वही है कि इस इलाके में अंग्रेज़ चाहते थे कि अनरेस्ट रहे, ताकि यहाँ से इंडिया को इंगेज किया जा सके, और द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो इसलिए इनका मतलब अली शाह गिलानी का ये कि तहरीक आज़ादी के साथ रहेंगे, कि ये मुसलसल कश्मीर में जो है वो 93 के हो गए खैर से, लेकिन अभी भी वो है कि उन्होंने कश्मीर में बरतानवी मफादात के लिए, पाकिस्तान के मफादात के लिए कश्मीर में जो है वो इन्होंने काम करना है। आप सोचिए कि अगर कोई आज़ाद कश्मीर का लीडर या गिलगित बल्तिस्तान का लीडर मीरपुर, मुजफ्फराबाद में या गिलगित में या स्कर्दू में बैठकर ये ऐलान करे कि हमने भारत के साथ इल्हाक करना है, तो उसके पूरे ख़ानदान बल्कि पूरे मोहल्ले को ही जो है वो सफाया कर देगी ISI। तो इन लोगों को मुझे समझ नहीं आती भारत क्यों बर्दाश्त करता है, जो ना भारत के सगे हैं और ना हमारे सगे हैं। ये कश्मीर के लोगों के दुश्मन हैं, क्योंकि ये कश्मीर के अंदर बहने वाले खून की नदियां जो है, उससे वो चाहते हैं कि ये खून की नदियां बहें, क्योंकि वो इनकी खुराक है, सियासी खुराक है इनकी। अगर वहाँ कश्मीर में आतंक ख़त्म हो जाए, अगर कश्मीर में घुसपैठियों के जो हमले हैं वो बंद हो जाएं, तो इनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाती है। आगे चलते हैं। आगे ये है कि PIA के ऊपर जो है, कल वो यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी जो है, उसने पाबंदी लगा दी है कि वो अपने जहाज़ यूरोप में फ़्लाई नहीं कर सकते। उसके फ़ौरन बाद बरतानिया ने भी ये पाबंदी लगा दी। अभी ये पाबंदी जारी थी कि वियतनाम से खबर आई कि उन्होंने 27 पायलट्स जो है उनको फारग कर दिया है। इन 27 पायलट्स का ताल्लुक भी पाकिस्तान से था, पाकिस्तानी पायलट थे, तो उन्होंने उनको भी ख़त्म कर दिया, उनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए। इसी तरह से पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की बदनामी जो है वो का बायस बन रही है PIA, जो उनका नेशनल फ्लैग कैरियर था। और मुख्तलिफ एयरलाइंस जो है वो पाकिस्तानी पायलट्स को के कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू नहीं कर रहे और उनको निकाल रहे, रिडेंडेंट कर रहे। और ये इसलिए हुआ कि जब 22 मई को क्रैश हुआ था कराची में एयरबस का, तो उसकी जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो पायलट थे उन्होंने जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो नहीं किए, और जो अलार्म्स थे जहाज़ के अंदर जो उनको नोटिफाई कर रहे थे कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, वो उन अलार्म्स को भी उन्होंने नहीं समझा, तवज्जो नहीं दी, और इसलिए वो क्रैश लैंडिंग हुई। लेकिन उसके बाद दूसरा जो मेन उसमें इंकशाफ हुआ वो ये था कि पाकिस्तान के 860 पायलट्स जो है उनमें से 262 पायलट्स के लाइसेंसेस जाली हैं, यानी फेक हैं, और उसमें से 141 पायलट्स जो है वो PIA के पायलट्स थे। लिहाजा ये खबर जो है ये किसी बम धमाके से कम नहीं थी। बताया यह गया कि इन लोगों ने लाइसेंस इस तरह हासिल किए हैं कि जब इम्तिहान दिया गया पायलट बनने के लिए, जो एग्ज़ाम होता है फ्लाइंग का और दूसरा थ्योरी वगैरह का, उसमें इनकी जगह और लोग बैठे जो ट्रेंड थे। तो इस तरह की जो है वो करप्शन हुई, और PIA जो है उसका अब बेड़ा गर्क हो रहा है। मेरा ये ख्याल है कि PIA, चूँकि PIA के ऊपर 400 अरब यानी 460 के करीब 450 बिलियन रुपीस का कर्जा है, जो उन्होंने कर्जे ले लेके अपने उसको किया है, कोशिश की है उसको सरवाइव करने की थ्रू पीरियड ऑफ क्राइसिस। मेरा ख्याल है PIA अब इसमें से बाहर नहीं निकल सकती,
इनके पास दो ही रास्ते हैं। एक तो ये है कि ये उसकी प्राइवेटाइजेशन कर दें। अगर ये उसको प्राइवेटाइज करते हैं तो फिर ये इतना बड़ा जो 450 प्लस का जो 450 बिलियन रुपीस का जो ये लोन है, इसको भी उसको नए खरीदार को खरीदना पड़ेगा। और ऐसा तो मुझे कोई नहीं लगता कि कोई इनके बैड डेट्स के साथ पीआईए को खरीदेगा। लिहाजा दूसरा ये है कि ये बैड डेट्स के को बीच में शामिल ना करें और वैसे अपने जहाज बेच दें। वैसे बेचते हैं तो जाहिर है कि उसमें फिर इनको मिलेगा ही कुछ नहीं, और वो जो बैड डेट्स होंगे वो बैंक्स पे और लोन जिनसे लिए उनके ऊपर उसका इफेक्ट होगा। तो एक डोमिनो इफेक्ट होगा और बैंकिंग क्राइसिस भी पैदा हो सकता है इससे। तो पीआईए का जो है वो ये इस वक्त मेरा ख्याल है कि बोरिया बिस्तरा जो है वो बंद है, और ये इनके पास सिवाय इसके और कोई चारा नहीं होगा कि ये या तो दिवालिया अपना कर दें, यानी कि बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दें पीआईए को एज अ कॉरपोरेशन, या फिर ये है कि ये औने पौने जो है करप्शन की मद में जहाज़ अपने बेच के तो इसको प्राइवेटाइज करके तो जान छुड़ाएंगे इससे। ये कुछ भी कर सकते हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट है। पीटीआई गवर्नमेंट के पहले साल का जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सामने आ गई है, और वो ऑडिट रिपोर्ट इंतहाई परेशान कुन है, इसलिए कि ऑडिट रिपोर्ट में ये इंकिशाफ किया गया है कि जो 40 मिनिस्ट्रीज़ हैं, यानी कि 40 वजारतों में करप्शन और जाली फेक रसीद्स जो है वो दी गई हैं, और इसकी मालियत जो है वो ये बताई गई है कि 270 बिलियन, एक साल में 270 बिलियन की करप्शन हुई है पाकिस्तान की 40 वजारतों में। इसमें सिर्फ जो जाली फेक रसीद्स जो काटी गई हैं वो 12 अरब और 56 करोड़ की हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान क्यों गरीब है। और वही बात है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो पाकिस्तान ने अब 500 मिलियन का लोन भी ले लिया है, तो पता नहीं वो लोन में से अब कितनी करप्शन होगी। और चलते चलते एंड में नीलम से मुझे कुछ लोगों ने रब्ता किया, और जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब यहाँ पे एक गांव है बोर, और वो जंगलात जो है उसकी जो लैंड है उसके ऊपर स्कूल बनाया जा रहा है, और वहाँ पे स्कूल नहीं बनाया जा रहा जो लैंड गवर्नमेंट ने उनको वक्फ की थी, यानी कि जो डोनेट की थी, बल्कि जंगल में बनाया जा रहा है। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि हम तो इसके सख्त खिलाफ हैं, और पूरे इलाके में और हमारे ख़ास तौर पर बोर गाँव में बड़ी परेशानी है, इसलिए कि हम अपने बच्चों को इतनी दूर जंगल में कैसे भेज सकते हैं पढ़ने के लिए स्कूल में। तो उन्होंने फिर ये कहा कि जो स्कूल बनाया जा रहा है बेसिकली इसकी जो बिल्डिंग बन रही है इसका मकसद भी करप्शन है। यानी एक तो वो है कि वहाँ कोई स्कूल में जाएगा भी नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे बना रहे हैं उसको, और उसकी जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है और उसके जो फंड्स हैं उसमें करप्शन की जा रही है, और इस करप्शन को छुपाने के लिए जंगल की तरफ जो है ये बनाया जा रहा है। दोस्तों, आज जो लोग आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ये दावा करते हैं कि वो पुरअमन जद्दोजहद के ज़रिए तहरीक आज़ादी में शामिल हैं, वो अवाम को धोखा दे रहे हैं, वो आपको धोखा दे रहे हैं, और मुझे भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि तहरीक आज़ादी नाम की कोई चीज़ भी ना तो जम्मू में है, ना लद्दाख में है, ना गिलगित बल्तिस्तान में एज सच है। हाँ, अगर बात है कोई करता है या सोचता है तो वो यही करता है कि हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें या भारत के साथ इल्हाक करें। मैं बार बार आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तहरीक आज़ादी, इस्तिस्वाब राय, ये तमाम जो शोशे छोड़े गए हैं ये अंग्रेज़ों ने 1947, 48, 49 में इनको छोड़ा। इन शोशों को हमें कंफ्यूज करने के लिए, हमें आपस में लड़ाने के लिए। मैं अभी फिर एक दफ़ा ये आप लोगों को दावत देता हूँ कि आप गौर से इन चीज़ों के ऊपर गौर फिक्र करें कि आपका मुस्तकबिल जो है वो एक डूबते हुए
जहाज़ के साथ सफ़र करने में है, या कि द टाइम हैज़ कम टू ग्रैब द रेस्क्यू, वो क्या होता है वो जो फेंकते हैं डूबते हुए को, जो वो फेंकते हैं, वो टायर सा जो होता है जिसमें हवा होती है, इस वक्त मेरे ज़हन में उसका नाम नहीं आ रहा, तो उसको हम ग्रैब करें। लाइफ जैकेट, लाइफ जैकेट। तो इंडिया हमें बार बार एक लाइफ जैकेट दे रहा है, और मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये ज़्यादा अरसा नहीं रहेगा। ये हमारे पास जो ऑप्शन है ये ज़्यादा देर नहीं रहेगी। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं। इन इलेक्शंस में बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया है कि वो भरपूर तौर पर हिस्सा लेंगे इस इलेक्शन कैंपेन में। भाई पाकिस्तान का क्या काम है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस जो है उसको वो मैनिपुलेट करे। ना ही इन गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से हमें कुछ मिलने वाला है। हर हलके को इलेक्शन के बाद अगर 6-6 करोड़ भी ये देते हैं तो उससे गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर बदलने वाली नहीं है। इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान अब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ चाइना की भी कॉलोनी बनता चला जा रहा है। भाषा डैम हो या सोस्ट का जो ड्राई पोर्ट है हो, यहाँ की कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। लिहाजा इस बात पर आज आप गौर कीजिए कि हमें अपने मुस्तकबिल के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, किस तरफ जाना है अपने मुस्तकबिल और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। कल आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिए अपना।